कहते हैं मेहनत से कोई भी काम करो तो सक्सेसफुल ज़रूर होता है। और हमारी आज की स्टोरी में ऐसी ही मेहनत की बात करेंगे रेलू राम पुनिया की, जिन्होंने जीरो से लेके हीरो तक का पूरा सफ़र तय किया और वो एमएलए भी बने और उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी बनाई जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन इन सबको लगती है किसी की नज़र किसी अपने की, और नज़र ऐसी कि एक रात में पूरा परिवार हो जाता है मर्डर। लेकिन इस सब के पीछे क्या राज थे, क्या मंशा थी, क्या हुआ था उस रात, और अभी लोगों के साथ क्या हो रहा है जेल में या जहाँ भी वो हैं। इस पूरी स्टोरी को हम डिटेल में जानेंगे आज की वीडियो में, द रेलू राम पुनिया फैमिली मर्डर केस। कहानी की शुरुआत होती है 23 अगस्त 2001 से, जब घर का नौकर घर के बेटे लोकेश को स्कूल में ले जाने के लिए आता है। बड़े घर है जहाँ नौकर लगा हुआ है बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने के लिए। तो सुबह 8 बजे होते हैं, वो सबसे पहले डोरबेल बजाता है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो वो देखता है क्यों ना अंदर जाके देखा जाए कि क्या हुआ है। तो अंदर जाते हैं, उसे लगा कि रात को एक्चुअली पार्टी थी। घर की एक लड़की प्रियंका उर्फ पम्मी का बर्थडे था, तो पार्टी थी, उसके चलते शायद सबने लेट तक सेलिब्रेट करा होगा। इस चक्कर में नौकर अंदर जाके देखता है। वो जैसे ही जाके देखता है कि ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले सोनिया लहूलुहान है, बेहोश है, और देखता है। और जैसे जैसे वो अंदर हर रूम में जाता है उसे पता लगता है कि घर में सब लोगों की मौत हो चुकी है, सिर्फ सोनिया बची हुई है, बाकी सभी लोग लहूलुहान हैं। इतना सुन के वो जो वॉचमैन होते हैं अमर सिंह को बुलाता है, और दोनों सारा माजरा देख के दंग रह जाते हैं, क्योंकि एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार था, वो काफ़ी नामी गिरामी लोग थे। बट इनको ऐसा हुआ क्या कि एक रात में पूरा परिवार ख़त्म हो गया। हमारी कहानी घूमती है रेलू राम पुनिया के अराउंड। रेलू राम पुनिया, जिनका जन्म हिसार के प्रभुवाला में हुआ, और वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताजी खेती करते थे और कोई बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं के साथ उनकी जीवन यापन नहीं हो रहा था। और जैसे ही वो बड़े हुए उन्होंने देखा कि खेती में उनका शायद गुजारा ना हो, तो उन्होंने और चीज़ें करनी शुरू करी। उस समय ट्रकिंग काफ़ी अच्छा बिजनेस था, तो स्टार्टिंग में उन्होंने बिजनेस ट्रक क्लीनर का किया। वो छोटे छोटे काम करते रहते थे, ट्रक में इधर उधर जाना। ट्रक क्लीनर का काम उन्होंने स्टार्ट किया। देखते देखते उन्हें एक और काम पता लगा, वो था विटामिन की मार्केटिंग और कच्चे तेल की मार्केटिंग। जो उन्होंने करी वो उनका काम बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा चल गया, और इतना अच्छा चल गया कि धीरे धीरे उन्होंने मतलब काम बढ़ता गया और धीरे धीरे उनके पास पैसा आता गया। और धीरे धीरे पैसा इतना आया कि जो उनसे संभाला ना जा सके। लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा होने के कारण उन्हें, जैसे कि उस टाइम पे म्यूचुअल फंड नहीं होते थे, तो उन्होंने और चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू करा। उन्होंने सबसे पहले अपना घर बनाया लतानी गांव में, और घर के साथ साथ उन्होंने अपनी ज़मीनें इकट्ठा करनी शुरू करी। एक स्टडी के अकॉर्डिंग उनके पास 163 एकड़ की ज़मीन थी, और उन्होंने जो फार्म हाउस बनाया था वो तकरीबन 25 एकड़ में था। और वो बहुत उस ज़माने के हिसाब से बहुत बड़ा फार्म हाउस था। एक्चुअली उसकी जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ तक उसकी गाड़ी जा सकती थी, स्लाइडिंग वाले घर बनाए थे। और मैं भी उसी एरिया से हूँ, हिसार से हूँ, तो मेरे को याद है कि लोग कहते थे कि उन्होंने आज रेलू राम पुनिया की कोठी देखी है, विच वाज मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी देखने में आसपास। तो उनका काम अच्छा चला और बहुत ज़्यादा पैसा आया, इतना पैसा कि उस समय वैसे भी मतलब फिल्मों में लगाते थे लोग पैसा। अगर वो फिल्मों में लगा सकते थे तो एक आज बहुत बड़े प्रोड्यूसर होते। बट इंस्टेड ऑफ दैट ही वाज देसी आदमी। तो देसी आदमी ने अपना सारा पैसा जो है ज़मीनों में लगाया, घरों में लगाया। साथ के साथ उन्होंने दिल्ली में काफ़ी प्लॉट्स लिए, फरीदाबाद में काफ़ी प्लॉट्स और दुकानें ली, उनसे उनका रेंट आता था। तो ओवरऑल उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया था एक छोटे से बैकग्राउंड से। लेकिन इतना सारे पैसे के साथ साथ आती हैं प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम क्या थी? वो थी उनकी फैमिली। एक्चुअली उनकी फैमिली में 9 लोग थे। सबसे पहले रेलू राम पुनिया, 50 साल के रेलू राम पुनिया की एक्चुअल में 2 शादी हुई थी, एक ओमी देवी से और दूसरी कृष्णा से। ओमी देवी अब इस दुनिया में नहीं थी। ओमी देवी से उनका एक लड़का था सुनील नाम का, जिनकी शादी शकुंतला से हुई थी। ये सारी एक्चुअली चाइल्ड मैरिजेस थी, उनकी 15-16 सालों में शादी हो गई थी। और उस समय पे हरियाणा में या आसपास यही चीज़ें होती थी। तो पहले उनके लड़के थे सुनील, जिनकी वाइफ थी शकुंतला। उनके 3 बच्चे थे, 4 साल के लोकेश, शिवानी और सबसे छोटी बच्ची प्रीति, जो सिर्फ 45 दिन की थी जब ये वाक़या हुआ। और जो उनकी दूसरी पत्नी थी कृष्णा, वो 41 साल की थी। तो कृष्णा से उनकी 2 लड़कियां थी, सोनिया जो कि इस पूरे कांड में मेन थी, और दूसरी थी प्रियंका, जिनका बर्थडे एक
डेथ डे बन गया पूरे परिवार के लिए। तो ये उनकी बेसिकली फैमिली चार्ट था। दो बीवियों से बच्चे थे, तो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट वहाँ से हो गया था। बट एक ओवरऑल ये एक बहुत अच्छी फैमिली थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत सारा पैसा था, रुतबा था। लेकिन पूरी चीज़ की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले रेलूराम पुनिया के पास जैसे ही पैसा आया, उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई उन्हें लगा कि क्यों ना पॉलिटिक्स में घुसा जाए। और 96 के इलेक्शंस में, हरियाणा असेंबली इलेक्शंस, वो लोकदल की तरफ से चुनाव लड़ने वाले थे। बट एट द एंड टाइम उनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस उनको टिकट नहीं मिला। और वो एक निर्दलीय लड़ने की उन्होंने सोची और बाय गॉड्स ग्रेस वो शायद 10,800 वोटों से वो इलेक्शन भी जीत गए थे। अनंतराम, लोकदल के अनंतराम को उन्होंने हरा दिया था और उनका काफ़ी नाम रुतबा हो गया था कि हाँ, अब एक एमएलए भी हैं ये साथ में। बनते ही उन्होंने बंसीलाल की सरकार को समर्थन दे दिया था और उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ हो गई थी सरकार में भी। सीधा चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी बातचीत थी और विच इज़ गुड फॉर हिज नेम, क्योंकि उनका धंधा अच्छा चल रहा था और अब नाम भी हो गया और थोड़ी मार्केट में पकड़ भी बन गई है। ये सब अच्छा चल रहा था। बट कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है? सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है उनकी लड़की सोनिया से। सोनिया खेलते हैं, इनकी लड़की सोनिया टाइक्वांडो खेलती थी। और जैसे ही टाइक्वांडो खेलती थी तो बिकॉज वो थोड़े रिच, सोनिया एक बड़ी रिच फैमिली से थी, तो उन्हें लगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट, क्यों ना हम कोच को ही घर पे बुला ले। तो टाइक्वांडो सीखने नहीं जाती थी, उन्हें सिखाने एक प्राइवेट ट्यूटर आता था, उनका नाम था संजीव एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे टाइक्वांडो के और ही वॉज गुड एट हिज क्राफ्ट। बट उन्होंने सोनिया को सिखाया और इस खेल में इन दोनों का प्यार हो गया और सोनिया और संजीव एक दूसरे को चाहने लगे और शादी करना चाहते थे। सोनिया बीइंग सुपर रिच और संजीव जो थे एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, तो उनके बीच में एक सोशल यही गैप रेलूराम को और सुशील को शायद यही गैप रेलूराम और सुनील को शायद पसंद नहीं आया और घर वालों ने मना किया कि ये शादी नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड, क्योंकि संजीव उनके लेवल का नहीं है और ये एक रेप्यूटेड आदमी है, एमएलए हैं, तो बहुत फ़र्क है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सोनिया ने उन्हें थोड़ा ब्लैकमेल किया और बहुत प्रेशर में आके रेलूराम ने शादी करवा दी। अब सोनिया और संजीव की शादी हो चुकी थी। बट दिक्कत ये थी कि जो संजीव थे वो एक प्लेयर थे, लेकिन प्लेयर की लाइफ पूरा टाइम नहीं चलती। कुछ टाइम आप खेलोगे, कुछ टाइम नहीं खेलोगे। वो नेशनल लेवल प्लेयर जरूर थे, लेकिन उससे उनकी कोई इनकम खास नहीं हो रही थी। और उस टाइम पे अगर आप नौकरी नहीं लगते हो तो वैसे भी आपको पता होगा कि स्पोर्ट्स में यू डोंट गेट अ जॉब, आपका मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आती। वही वहाँ संजीव के साथ हो रहा था। तो ये सब देख के सोनिया को लगा कि मैं इतनी रिच हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, बट मैं मेरे पति के साथ रह के वो वाली ज़िंदगी जी ही नहीं पा रही हूँ जो मैं डिज़र्व करती हूँ। तो उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि कुछ पैसे दे दीजिए जिससे संजीव अपना कोई काम शुरू कर सके, ताकि वो भी एक अच्छी लाइफ जी सकें जैसे कि उनके पिताजी या उनकी बाकी परिवार जी रहा है। तो सोनिया चाहती थी कि जो फार्म हाउस उनका है, जो 25 एकड़ का फार्म हाउस है, उसकी जो ज़मीन है वो रेलूराम जी इनके नाम करा दे, संजीव के, तो ताकि उनका जीवन यापन थोड़ा अच्छा हो सके और वो एक बिज़नेस स्टार्ट कर सके। तो जो फार्म हाउस की ज़मीन थी उसको लेकर लड़ाई होती है। सोनिया चाहती है कि वो संजीव के नाम हो जाए और ये सब मामला थोड़ा बढ़ गया था और संजीव फिर बोलेरो लेके इनके घर चला गया, मतलब अपने ससुराल चला गया और वहाँ पे उसने मामला बढ़ गया था और मामला इतना बढ़ा कि सोनिया ने रिवॉल्वर निकाल के संजीव की और अपने भाई सुनील के मत्थे पे लगा ली और बोला कि चीज़ें हमें दे दो, अदरवाइज़ बहुत बुरा होगा पूरे परिवार के लिए। तो ये बात सबको लगा कि ये एक महज बात है, थोड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं प्रॉपर्टी को लेके, वैसे भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। तो उन्हें लगा कि ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होनी थी और सोनिया के दिमाग में कुछ और चल रहा था। 23 अगस्त 2001 की रात और तब प्रियंका का जन्मदिन था, 24 का प्रियंका का बर्थडे था। तो उन्होंने एक दिन पहले ही सोनिया ने प्लान किया कि पूरा घर मिलेगा और एक पार्टी करेंगे। और उस समय प्रियंका एक हॉस्टल में रह रही थी, वो वहाँ पढ़ रहे थे। वो सोनिया अपनी गाड़ी लेके जाती हैं, वो वहाँ से प्रियंका को पिक करती हैं, सारे घर वालों को इनवाइट करती हैं कि रात को घर में ही एक पार्टी करेंगे ताकि इसका बर्थडे हम अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। और सारे घर वाले मान भी गए क्योंकि घर में थोड़ी टेंशन्स थी और फाइनली समथिंग टू सेलिब्रेट, तो सारे मिलेंगे और शायद चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। तो एक दिन पहले ही उनका बर्थडे मनाते हैं, 23 अगस्त 2001 की रात प्रियंका और पम्मी का बर्थडे था और उसको मनाने के लिए इन्होंने सुनील अपने जो भाई को भी इनवाइट किया और सुनील आ भी गया।
मोस्टली घरों में ये होता है कि अगर उन्होंने सुनील को भी इनवाइट किया और सुनील आ जाता है बर्थडे के लिए और सब हंसी खुशी राजी राजी ये बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और काफ़ी तेज़ आवाज़ में गाना चलता है और आतिशबाजी होती है पूरी रात ये चलता है। लेकिन सोनिया और संजीव का दिमाग कहीं और था। उन्होंने सीधा ये एक प्लान बनाया था घर वालों को मर्डर करने के लिए। और जैसे ही रात होती है, घर वाले जब सो जाते हैं तो संजीव और सोनिया प्लान बनाते हैं घर वालों को मारने का। सबसे पहले संजीव अपनी रिवॉल्वर निकालते हैं और तब उन्हें ध्यान आता है कि रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां हैं और घर पे लोग 8 हैं, तो सबको मारना मुश्किल हो जाएगा और रिवॉल्वर की आवाज़ सुन के लोग उठ भी सकते हैं कंपैरेटिवली। आप कितना भी ऊंचा म्यूज़िक बजाएं, थोड़ा डाउट था उन्हें। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सोनिया रिवॉल्वर में 6 गोली होने की वजह से सोनिया नीचे जाती हैं, गैरेज से एक रोड उठा के लाती हैं और लाके संजीव को दे देती हैं कि अब हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। और उस रात जो कुछ हुआ वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ग्रूसम है। फिर सिलसिलेवार तरीके से अटैक होता है पूरे परिवार पे। सबसे पहले वो लोग जाते हैं रेलू राम पुनिया के रूम में और लोहे की रोड से वो उनके सर पे मारते हैं और रोड लगते ही एकदम से रेलू राम पुनिया शायद नींद में होते हैं और वो वहीं ठंडे हो जाते हैं और वो वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरा उनका टारगेट होती है उनकी माँ कृष्णा देवी। और कृष्णा देवी सो रही होती हैं जब उनके सर पे संजीव वार करता है, लेकिन गलती से वो रोड कृष्णा देवी को नहीं लगती, वो लगती है उनके साथ सो रही शिवानी को। और शिवानी को लगते ही एकदम से शिवानी चिल्ला देती है और कृष्णा भी जग जाते हैं। तो ये देख के संजीव दोबारा वार करता है, शिवानी वहीं पे ढेर हो जाती है। और जो कृष्णा देवी चिल्ला रही थी उनको खुद सोनिया तकिए से दम घोट के मार देती है और कृष्णा देवी वहीं पे दम तोड़ देती है। उसके बाद वो सब जाते हैं अपने भाई सुनील के कमरे में। सुनील जो कि इस चीज़ के सबसे बड़े विरोधी थे। सुनील एक हट्टे कट्टे आदमी थे, तो उनके लिए उनको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना था। तो उन्होंने सबसे पहले सुनील के पैर बांधे, हाथ बांधे और फिर उन्होंने रोड से सुनील को मारना शुरू किया। सुनील को थोड़ी ज़्यादा रोड्स लगी, वो एक तगड़े आदमी थे, तो हाथ पैर बांधे और उनको मारना शुरू करा। और थोड़ी देर में देखते देखते सुनील का भी काम ख़त्म हो गया। पांचवा उनका टारगेट होती है सुनील की वाइफ शकुंतला। वो साइड वाले रूम में होते हैं, वो शकुंतला को भी रोड से मारते हैं, शकुंतला भी वहीं ढेर हो जाती है। उसके बाद बर्थडे गर्ल सिख प्रियंका और पम्मी को भी वो उसी दिन मार देते हैं, उसी रात, तभी उस सीक्वेंस में ही। उसके बाद घर के 2 और छोटे बच्चे, 4 साल का लोकेश और 45 दिन की प्रीति, वो उनको भी मार देते हैं बड़े ही ग्रुसम तरीके से। और देखते ही देखते सिर्फ 2 घंटे के स्पैन में ये 8 लोगों की जान ले लेते हैं। आपको एक चीज़ खटक रही होगी कि 8 लोग मर रहे हैं और वो एक फिजिकल वेपन से मर रहे हैं कि अब रोड मार के मार रहे हो, तो कोई जाग क्यों नहीं रहा। दरअसल सोनिया ने जो लास्ट नाइट थी, तो जैसी पार्टी ख़त्म हुई वो एक खीर बना के लाती है घर वालों के लिए। उस खीर में वो अफ़ीम डाल देती है और थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में डाल देती है कि सब लोग नशे में रहें, नींद में रहें, ताकि कोई उठ ना पाए और वो इस पूरे प्रकरण को अंजाम दे पाएँ। और उसके कारण कोई घर वाला उठ नहीं पाता, सब नींद में होते हैं। एंड सोनिया और संजीव 8 लोगों को मार देते हैं। वो करने के बाद सोनिया को होता है कि अगर, क्योंकि घर में सिर्फ घर वाले थे, उस दिन उन्होंने संजीव को नहीं बुलाया था पार्टी में, तो उन्हें लगा कि ये सब होगा तो लोगों को शक हो जाएगा। तो सोनिया कहती है संजीव को कि तुम मुझे भी मार दो थोड़ा सा, ताकि लोगों को लगे कि कोई बाहर वाला आया उसने सबको मारा है। तो संजीव उनको भी थोड़ा सा मार देते हैं, थोड़ा सा उनकी भी हल्की सी ब्लीडिंग होती है स्टार्टिंग में। बट ये सब देख के फिर लगता है सोनिया को कि अब संजीव को वापस भी छोड़ के आना है। तो वो अपनी गाड़ी लेके ड्राइव करके संजीव को पहले बाहर छोड़ती हैं, फिर वापस आती हैं। फिर वापस आके उन्हें लगता है कि अभी ज़्यादा नहीं हुआ, फिर वो थोड़ा बहुत खुद को और मारती हैं और थोड़ा नशीला पदार्थ कुछ खा लेती हैं, ताकि उनको भी नशा रहे, ताकि कोई कल सुबह जब आए तब वो लगे कि वो भी एक इस चीज़ की विक्टिम है। तो वो अपने आप को थोड़ा हिट कर लेती हैं। और जैसे ही नौकर अगले दिन आता है तो वो देखते हैं कि सबसे पहले वो सोनिया को देखते हैं कि सोनिया नीचे है बेहोशी की हालत में, खून इनको भी आ रहा है और बाकी लोग मरे हुए हैं, ताकि चीज़ थोड़ी रियलिस्टिक लगे। इस सब के बीच जब सोनिया संजीव को छोड़ने जाती है तो वो जैसे वहाँ से आती है तो इस चीज़ को रियलिस्टिक दिखाने के लिए वो आगे आतिशबाजी भी करती है, ताकि लोगों को लगे कि इस टाइम पे भी सारे लोग जिंदा थे या इस टाइम पे भी चीज़ें हो रही थी। तो वो अपने 8 घर वालों को मार के आतिशबाजी करती है आके, फिर खुद को मारने का ड्रामा भी रचती है। जैसे ही पुलिस आती है इस केस में, क्योंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल केस था, तो पुलिस आते ही जो सबसे पहले जो कि बचे हुए हैं, सिर्फ सोनिया बची हुई है, तो सोनिया से पूछताछ करती है। सोनिया हॉस्पिटल में होती है,
तो थोड़ी पूछताछ करती है तो पुलिस को थोड़ा सा शक होता है हल्का बहुत, और फिर पुलिस बयान लेती है गार्ड्स का, सिक्योरिटी गार्ड्स का। तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने रात को देख लिया था सोनिया को गैराज से पाइप लेते हुए, तो उन्होंने बता दिया कि ये हुआ था। और जैसे कि बड़ा केस में होता है कि लोगों को पता होता है कि आसपास क्या हो रहा है परिवार में, तो शायद एक पुलिस को और आसपास के लोगों को आइडिया था कि इनके घर में प्रॉपर्टी को लेके विवाद हुआ है। तो जैसे ही पुलिस अपनी बात स्टार्ट करती है उन्हें शक हो जाता है सोनिया पे, और धीरे धीरे सारी चीज़ें खुल जाती हैं। सोनिया ऐसे बयान बदलते हैं 1-2 बार, तो सोनिया पकड़ी जाती है और साथ में पकड़े जाते हैं संजीव भी। सबसे पहले इस केस में जो पकड़े जाते हैं संजीव भी, संजीव के पकड़े जाने के बाद केस शुरू होता है। और स्टार्टिंग में सोनिया संजीव के साथ, संजीव के घर के रिश्तेदार 8-9 लोगों का नाम भी इस केस में आता है, क्योंकि हर केस में आता है कि क्योंकि उनकी फैमिली में जो भी जिंदा था उनको सबको रगड़ दो पकड़ के, ये जुडिशियल सिस्टम है हमारे होता है। तो सबसे पहले उनका भी नाम आता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोषी करार दिए जाते हैं सोनिया और संजीव, उनको फांसी की सज़ा मिलती है, और जो बाकी लोगों के खिलाफ केसेस थे वो ड्रॉप हो जाते हैं, बिकॉज उनके खिलाफ कोई सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं मिलता। तो एविडेंस की कमी के कारण बाकी लोग बरी हो जाते हैं और संजीव और सोनिया दोषी करार दिए जाते हैं और उन्हें फांसी की सज़ा होती है। और इसके बाद जो होता है 2003-4 बीत जाता है, वो सारी चीज़ें वहीं तक रहती हैं। 2003-4 तक वो जेल में रहते हैं, और फिर 2005 में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट में चले जाते हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, वहाँ चले जाते हैं। और वहाँ उनकी जो फांसी की सज़ा है वो उम्र कैद में बदल जाती है। और फिर इसकी फर्दर वो करने के लिए जो फिर दूसरी पार्टी, फिर स्टेट जो है वो अपील करती है और मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 2007 में इनकी उम्र कैद की सज़ा दोबारा से फांसी की हो जाती है। फांसी की डेट फाइनल हो जाती है 26 नवंबर 2007, और उस वक्त सोनिया इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली महिला होने वाली थी जो कि जिनको फांसी दी जाएगी। और डेट फाइनल हो जाती है, सबको लगता है हो जाएगा, बट ये एक मर्सी पिटीशन लगा देते हैं, दया याचिका, हरियाणा के गवर्नर को दया याचिका लगा देते हैं, जिससे कि फांसी एक पॉइंट के लिए टल जाती है। हरियाणा के गवर्नर अपना फैसला देते हैं और वो इस दया याचिका मर्सी पिटीशन को खारिज कर देते हैं, तो उनकी फांसी स्टे रहती है। अगली मर्सी पिटीशन जाती है उस वक्त की प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल को दया याचिका जाती है, ये कह के कि अभी बहुत साल हो चुके हैं और काफ़ी सालों से वो अकेले रह के एक कीड़े की ज़िंदगी जी रही हैं, और धीरे धीरे उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा प्रायश्चित कर चुके हैं वो अंदर, और इतनी सफरिंग के कारण शायद उन्हें माफ़ कर दिया जाए। लेकिन प्रतिभा पाटिल कोई उस चीज़ का ज़्यादा संज्ञान नहीं लेता उनका ऑफिस। उसके बाद मर्सी पिटीशन जाती है उस वक्त के होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम को, और पी चिदम्बरम पूरा केस देखते हैं। उनको उनके ऑफिस से इनको कोई मदद नहीं मिलती। वो कहते हैं कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इंटैक्ट रहेगी फांसी की सज़ा, लेकिन प्रतिभा पाटिल के ऑफिस को उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और ये केस ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर 2013 में जब प्रणब मुखर्जी हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, तब वो तब जाके उस केस का संज्ञान लिया जाता है और तब मर्सी पिटीशन खारिज हो जाती है, उनकी फांसी स्टार्ट हो जाती है। बट हमें लगा था कि 2013 में इस वक्त फांसी की सज़ा हो गई है और ये शायद फाइनल रहे, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट आता है। फिर एंट्री होती है PUDR की, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, और ये एक दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आपने भी सुना होगा, PUDR। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने वैसे लेबर लॉज और बहुत काफ़ी मतलब पॉजिटिव काम किए हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बीच में आती है और कहती है कि सोनिया पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है, और 2013-14 की बात है कि 10 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, 10-12 साल से वो जेल में है और अपनी चीज़ों का प्रायश्चित कर रही है। तो उनकी जो है दया याचिका सुनी जाए, और वो सुन ली जाती है, और जनवरी 2014 में जो उनकी फांसी की सज़ा है वो उम्र कैद में बदल दी जाती है। फिर से वो जेल में रहेंगी जब तक वो जिंदा हैं। बट ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हो रही, और इसमें एक और ट्विस्ट आता है 2018 में, जो कुरुक्षेत्र जेल में बंद होती हैं सोनिया। तो सबसे पहले सोनिया सुसाइड का अटैम्प्ट करती हैं। एक्चुअली ये एक टैक्टिक है जो काफ़ी क्रिमिनल्स करते हैं कि सुसाइड का अटैम्प्ट करें और मेंटल हेल्थ या पागलपन के उसके ऊपर पेरोल मिल जाए उन्हें, और वो शायद मेंटल हॉस्पिटल या वहाँ रह जाए तो जेल से बाहर आ सकते हैं। बट ओवरऑल वो नहीं आ पाती क्योंकि उनकी सुसाइड का अटैम्प्ट फेल हो जाता है। मोस्टली ये जो सुसाइड के अटैम्प्ट्स होते हैं जेलों में, ये फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि ये स्टेज्ड होते हैं थोड़े से। तो वो चाहती हैं कि वो बाहर आएँ, बट बाकी जेल के उनके साथियों उन्हें बचा लेते हैं और वो बच जाती हैं, बट वो जेल से बाहर नहीं आती हैं। उनका करनाल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पहले वो हॉस्पिटल जाती हैं, वहाँ से फिर उन्हें करनाल जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मई 2018 में संजीव जो है
झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और पेरोल पे आ जाते हैं, और कुछ दिन के लिए पेरोल मिलता है उनको 15 दिन का। उनको 31 मई 2018 को वापस जेल में जाना होता है, बट वो आते ही नहीं है, वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो जेल से फ़रार हो जाते हैं, अपने पेरोल से फ़रार हो जाते हैं संजीव यहाँ पे, और कुछ साल संजीव बाहर ही रहते हैं। 2021 में संजीव पकड़े जाते हैं एसटीएफ की टीम के द्वारा, मेरठ रोड पे हाईवे पे ये पकड़े जाते हैं। तो 3 साल ये बाहर रहते हैं, संजीव 3 साल बाहर रहते हैं। जब उन्हें पूछा गया कि वो कहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि वो एक बाबा का भेष बना के गुजरात में रह रहे थे एज ए बाबा। तो 3 साल उन्होंने वहाँ जीवन यापन किया। उसके बाद 2021 में उनको पकड़ लिया जाता है। एज ऑफ नाउ जो लेटेस्ट अपडेट है, दोनों जेल में ही हैं, दोनों को उम्र कैद की सज़ा है जो कि बरकरार है, और उसके बाद कोई पेरोल पे बाहर भी नहीं आया, जितने मुझे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और चीज़ों से पता लगा है। तो ये थी सोनिया और संजीव की स्टोरी, टिल्लूराम पुनिया फैमिली मर्डर्स। कैसे 2 घंटे में पूरी फैमिली खाली हुई, और एक आलीशान घर, उस घर की बात कर लेते हैं। घर जैसे ही उनका मर्डर हुआ उसके बाद से घर खाली हो गया, और उसके कुछ महीने बाद टिल्लूराम के दूसरे भाई राम सिंह पुनिया अपनी फैमिली के साथ इस घर में आके रहने लग जाते हैं। एक्चुअली ये सारे मर्डर्स हुए थे ग्राउंड फ्लोर पे, तो ग्राउंड फ्लोर को वो खाली छोड़ देते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे रहने लग जाते हैं विद हिज फैमिली। ही वॉज नॉट अ वेल टू डू मैन, राम सिंह पुनिया जो उनके भाई होते हैं, बट ओवरऑल बाकी चीज़ें वो इनहेरिट कर लेते हैं क्योंकि फैमिली में कोई और नहीं है, तो उनका भी काम सही चल जाता है। और काफ़ी टाइम अभी भी, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये ओपन है, लोग देखने जाते हैं, पर अभी कुछ खास अच्छी कंडीशन में नहीं है, क्योंकि 2001 की चीज़ थी, तब उस टाइम के हिसाब से काफ़ी आगे की कोठी थी ये। और अभी वही राम सिंह पुनिया का परिवार रहता है वहाँ पे, और खेतों के बीच में। इतना सब होने के बाद भी सोनिया और संजीव आज भी जेल के अंदर हैं। आज भी संजीव और सोनिया को फांसी नहीं हुई है, और शायद इस केस का जो जस्टिस था अभी सर्व नहीं हुआ है। इस केस में कुछ और अपडेट्स आती हैं तो आई विल टेल यू। और आज के लिए हमारी ये वीडियो यहीं पे होती है ख़त्म, और द फेमस पुनिया फैमिली मर्डर्स केस ये यही था। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरे को बहुत और कंटेंट भी बनाना है, और वीडियो लेट डालने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है उथल पुथल, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो सॉरी फॉर दैट। और अगली वीडियो लेके जल्दी आएंगे। टिल देन चिल देन बाय।